नमस्कार, मैं दीपिका बिग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये तो आप टाइटल देखकर समझ ही गई होंगी, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग तभी इंटरेस्टिंग होता है जब आप उसको पूरा जानते हो तो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाए। और अगर अभी तक आप बिग मम्मी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए और इस कम्युनिटी को और आगे बढ़ाइए। और अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड कोई सुझाव है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एक स्त्री के लिए 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखना, उसे पालना, उसे महसूस करना, शायद ही इससे कोई और जो है शानदार फीलिंग हो। अगर आप माँ बन चुकी हैं तो आप इस चीज़ को बखूबी समझ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, शुरुआती जो दिन होते हैं उस टाइम में कुछ जो है चैलेंजेस आते हैं जो माँ फेस करती हैं, क्योंकि माँ बनना इतना आसान नहीं होता है। माँ जो है उनके जैसा दूसरा भी तो कोई नहीं होता है, तो माँ बनना आसान कैसे हो सकता है। गर्भावस्था के जो आखिरी महीने होते हैं उस टाइम पर जो है बच्चे हिलने डुलने लगते हैं, पेट के अंदर ही किक मारना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और ये बेस्ट फीलिंग होती है। और आपको पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ जो है कुछ क्वेश्चन अपने बच्चे से, जो उनके गर्भ के अंदर उनका बच्चा है, उनसे कुछ कहती है ना, तो बच्चा भी जो है ना किक मार करके उसका रिप्लाई देता है। आपको पता है इससे ज़्यादा बेस्ट फीलिंग है ना एक माँ के लिए कुछ और नहीं हो सकता। और यही वो समय भी होता है जब एक माँ और बच्चे का जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तब से ही माँ और बच्चे का जो रिलेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक माँ जो है जब वो गर्भवती होती है, यानी जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने बच्चे से ना, जब वो आपके पेट के अंदर है तभी से आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगी और उनको जो है आप महसूस कर पाएंगी। तो सबसे पहला आसान और मज़ेदार तरीका है कि आप अपने पेट के ऊपर जो है ना हल्के हल्के हाथ से क्रीम या तेल से जो है ना मालिश कीजिए। ये एक तरीका का जो है अरोमा थेरेपी भी होता है। इससे आप जो है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी महसूस करेंगी। और साथ ही जब आप जो है ना अपने हाथ से, अगर आप खुद से नहीं कर सकती तो जो भी आपके पार्टनर हैं आप उनसे भी करवा सकती हैं। इससे आप अपने जो बच्चे हैं ना, जब आप धीरे धीरे से अपने पेट के ऊपर जो है आराम आराम से तेल और क्रीम से मसाज करेंगी ना, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगा और आप अपने बच्चे के साथ इस टाइम पर जो है ना बात भी कर पाएंगी। और साथ ही अगर आप इस तरीके से करती हैं अपने पेट के ऊपर क्रीम या तेल से मसाज, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उसी टाइम से, तो क्या होगा ना कि आपके पेट के ऊपर जब आपका बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसके बाद जो स्ट्रेच मार्क वगैरह आता है वो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हो उसी टाइम पर से आप जो है क्रीम और ऑयल जो है अपने पेट के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि स्ट्रेच मार्क का प्रॉब्लम जो है आगे जा कर के नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूज़िक, यानी कि संगीत। क्या आपको पता है कि जब माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, यानी जब माँ गर्भवती होती है, तो उस टाइम से ही जो है ना बच्चे के अंदर एक अद्भुत जो है वो शक्ति होती है म्यूज़िक को सुनने की, यानी कि कोई भी जो आवाज़ होता है ना उसको सुनने की, वो घर के अंदर से जो बच्चा होता है ना वो सुनना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप इस टाइम पर, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस टाइम पर क्लासिकल म्यूज़िक सुनती है ना, तो आपका बच्चे का जो ब्रेन है ना वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है, 10 गुना ज़्यादा तक जो है शार्प हो जाता है। तो अगर आप इस टाइम पर इस तरह की म्यूज़िक सुनेंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। प्लस आप अगर इस टाइम पर खुद से भी जो है क्लासिकल म्यूज़िक वगैरह, जो शास्त्रीय संगीत वगैरह होती है, वो अगर वो आप गाएंगी ना, तो ये आपका और बच्चे का जो कनेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो, यानी कि जब आप गर्भवती होती हैं, तो उस टाइम पर भी है ना आप अपने बच्चे से, जो कि आपके गर्भ के अंदर पल रहा है, उस टाइम पर आप उनसे ना बात किया कीजिए। शुरू शुरू में आपको अजीब लगेगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आप उनसे बात किया कीजिए। इससे क्या होगा ना, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी। प्लस इसके एडवांटेज क्या क्या मिलेंगे आपको पता है कि जब आपका बेबी आपके गर्भ के अंदर रहेगा ना, तो जब आप उनसे बात करोगे तो वो आपकी आवाज़ को जो है वो सुन सकेगा और आपकी आवाज़ को जो है काफ़ी पसंद भी करेगा। तो जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा, यानी जब वो इस दुनिया में आ जाएगा, तो उसके बाद भी जो है ना वो अपने आप को आपसे और भी ज़्यादा कनेक्ट पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब वो आपके पेट के अंदर था तभी भी वो आपकी आवाज़ को सुनता था, और जब वो बाहर आ चुके हैं तभी भी वो आपकी आवाज़ को जो है वो सुन रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है सेफ़ महसूस करेंगे। प्लस आपकी आवाज़ है ना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ पढ़िए, क्योंकि जब आपका बच्चा आपके पेट के अंदर होता है तो वो बाहर की आवाज़ को जो है वो सुन रहे होते हैं। तो इसलिए इस टाइम पर है ना कि आप कुछ ना कुछ पढ़ा कीजिए। अगर आप चाहो तो नर्सरी राइम्स पढ़ लीजिए, कोई गाना पढ़ लीजिए, कोई कहानी जो अच्छी कहानियाँ होती हैं उस तरह की कहानियाँ आप जो है वो पढ़ा कीजिए। आप आरती वगैरह को पढ़ा कीजिए, जो श्लोक वगैरह होता है वो पढ़ा कीजिए। तो इससे क्या होगा ना, अगर आप आरती श्लोक वगैरह भी पढ़ेंगी ना तो आपका जो बच्चा है ना वो पेट के अंदर से भी जो है ना वो आध्यात्मिक ज्ञान को जो है वो अंदर से ही सीखना स्टार्ट कर देंगे। इससे जो उनका व्यक्तित्व होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आप ये भी कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो है हल्का फुल्का जो छोटा मोटा स्टेप होता है ना वो भी आप कर सकते हो, यानी कि आप डांस कर सकते हो। लेकिन डांस आपको एकदम हार्ड टाइप का डांस नहीं करना है। ऐसा डांस नहीं करना है कि आप भूल जाओगे कि आप प्रेग्नेंट हो और आप डांस करने में मस्त हो गए, ऐसा नहीं करना है। जो आप हल्के फुल्के स्टेप्स होते हैं ना उस तरह का आप डांस भी कर सकती हैं। तो इससे भी जो बच्चा है ना उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन फिर से बोलूँगी कि आपको जो है हार्ड जो स्टेप्स होते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि आप इस टाइम पर प्रेग्नेंट हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर का जो है बहुत ध्यान रखो। इसलिए आप जो हल्के फुल्के स्टेप्स होते हैं उस तरह के स्टेप्स कर सकती हैं। तो इससे बच्चा जो है काफ़ी इंजॉय करेगा और आप भी जो है वो खुश रहेंगे। जो स्ट्रेस वगैरह होता है ना वो कम कर देता है डांस करने से, लेकिन हार्ड वाला नहीं, जो हल्के फुल्के स्टेप्स होते हैं वैसे डांस। प्लस ना आप क्या कर सकते हो, अपने जो आप जब प्रेग्नेंट हो तो आप अपने बच्चे का एक छोटा सा निकनेम रख लीजिए और उस नाम से ना अपनी बेबी को बार बार बुलाइए। तो बच्चा भी इस चीज़ को एंजॉय करेगा और आप भी करोगे। तो ये भी एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में जो है वो बिल्ड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है योग और ध्यान करना। जब आप प्रेग्नेंट होती हो और इस टाइम पर आप योग और ध्यान करते हो ना तो इससे आपका बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहता है। इसे अगर आप 3 मंथ प्लस प्रेग्नेंट हो ना तो तब से आप करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट आप जब बच्चे को डिलीवर करेंगी ना तो उस टाइम पर ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, अगर आप इस टाइम पर जो है योग वगैरह की रहोगी तो। प्लस अगर आपने जो है योग करना आपको नहीं आता है तो अगर आप जो है जो ब्रेथ जो आप सांस लेती हो ना वो भी अगर आप ज़ोर ज़ोर से सांस लोगे ना ऐसा वाला, तो ये भी चीज़ जो है ना आपके बच्चे और आपके अंदर जो एक बॉन्डिंग है ना उसको क्रिएट करता है और आप अपने बच्चे को जो है इससे आप फील भी कर पाओगे। तो आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो इस टाइम पर जो है ना आप संतुलित और जो सुगंधित आहार होता है ना उस तरह का खाना आप खाया कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर आप जो भी खाना खाती है ना वो खाना जो है वो एरोमेटिक एक जो लिक्विड होता है उसके थ्रू आपके बच्चे को भी चला जाता है। तो अगर आप इस टाइम पर जो है सुगंधित खाना खाएंगी, पौष्टिक खाना खाएंगी तो ये आपके बच्चे और आपका जो बॉन्डिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और बच्चे को ना जो भी आप खुशबू वाला खाना अगर आप खाते हो तो वो बच्चा भी उस चीज़ को जो है बहुत ईजिली लेना स्टार्ट कर देते हैं और इससे आपका और आपके बच्चे का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। और आप कोशिश कीजिए कि जो भी खाना आप खा रही है ना उसको पहले स्मेल कीजिए, उसकी सुगंध को आप लीजिए। तो आप देखोगे ना कि जब आप वो स्मेल ले रहे हो ना तो आपका बेबी भी है ना वो किक करेगा, यानी बच्चा भी जो है उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते। तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि आप जो है वो स्नान यानी कि बात जो है वो लंबे समय तक कर सकती हैं, पर जो नहाने का पानी है वो गुनगुना होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी रहेगा ना तो वो बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए गुनगुना जो पानी होता है उससे नहा सकती हैं। और नहाते टाइम आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कहीं आप शावर ले रहे हो और स्लिप ना कर जाओ, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो नहाते टाइम आप शावर वगैरह का यूज़ कर सकती हैं, पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। तो आप गुनगुने पानी से जो है वो नहा सकती हैं। और अगर आप बाथ टब का यूज़ कर सकती हैं तब तो सुपर्ब है। आप जो है बाथ टब के अंदर जो है गुनगुना पानी ले लीजिए और जो कैंडल्स होते हैं वो आप जलाइए और थोड़े बहुत जो परफ्यूम जो आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो आप बाथरूम में स्प्रे कीजिए। और बाथ टब के अंदर है ना आराम से जो गुनगुना पानी है बाथ टब के अंदर उसके अंदर आराम से लेट जाइए और अपने बच्चे के साथ उस टाइम पर धीरे धीरे से बात कीजिए। अगर बात नहीं करना है तो जो प्यारा सा अच्छा म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है, जो इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक्स होते हैं वो आप बाथरूम के अंदर प्ले कर दीजिए और बाथरूम का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप जो है ना इस टाइम पर अगर बाथ टब के अंदर इस तरह से आप रिलैक्स करते हो ना तो जब आप बेबी डिलीवर करोगे ना तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर बाथ टब है तो आप ऐसा कर सकती हैं, नहीं तो आप शावर वगैरह से भी जो है वो जो नॉर्मल गुनगुना पानी होता है उससे भी आप जो है लंबे समय तक नहा सकती हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी ताकि आप स्लीप वगैरह ना करो। तो आप ये भी कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस टाइम पर आप खुश रहिए और उत्साहित रहिए। आप वो सारे काम कीजिए जिससे कि आपको खुशी मिलती है।
अगर आप खुश रहेंगी ना तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा, अगर आप उदास रहेंगी तो आपका बच्चा भी जो है वो उदास हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है ना अपने माँ का जो मूड है उसको अच्छे से महसूस कर सकता है। इसलिए इस टाइम पर आप सब कुछ भूल करके खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस टाइम पर दुखी या उदास रहोगे ना तो जो आपका बच्चा जो आपके गर्भ में पल रहा है उसका वजन जो है वो कम हो जाएगा, या फिर प्री मैच्योर जो डिलीवरी होती है ना उसके भी चांसेस बन जाएंगे। इसलिए आप इस टाइम पर खुश रहने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कर सकती हैं, उनको जो है वो महसूस कर सकती हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक बिग मम्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं दीपिका बीइंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो में एक बहुत ही बड़े सवाल का जो है वो जवाब देने वाली हूँ, और वो सवाल है कि हम हमारे बच्चे का पहला खाना कब स्टार्ट करें। पहला खाने से मतलब है कि जो हमारा बेबी होता है उसका सेमी सॉलिड वो कब स्टार्ट करें। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं, और अगर आपके लिए वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव हो, आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में जिनके यहाँ की नए बच्चा आया हुआ है, अगर आप चाहती हैं कि इस वीडियो से उनकी हेल्प हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल का, आप हमारी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। तो हम हमारे न्यू बॉर्न बेबी का पहला खाना कब स्टार्ट करें, ये सवाल है। और इसका सीधा सिंपल जवाब है कि जब आपका बच्चा 5 महीना कंप्लीट कर चुका हो और वो छठे महीने में एंटर करता है, तो उस टाइम पर आप अपने बच्चे का जो है सेमी सॉलिड यानी उनका जो पहला खाना है वो स्टार्ट कर सकती हैं। 5 महीना कंप्लीट कर चुका हो और छठे महीने में जब वो एंटर करते हैं उस टाइम पर आप कभी भी अपने बच्चे का जो है वो सेमी सॉलिड स्टार्ट कर सकती हैं। पर कुछ केसेस में अगर बच्चा प्री मैच्योर हो, प्री मैच्योर से मेरा मतलब है कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है वो 7 मंथ में या 8 मंथ में यानी 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले जो है बच्चे जो है उनकी डिलीवरी हो जाए, यानी बच्चा जो है वो बॉर्न हो जाए। तो ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि आपको हो सकता है कि डॉक्टर बोले कि आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा हुआ कि बच्चा जो है वो मदर जो है वो प्रॉपर फीड नहीं करवा पा रही हैं और बच्चा जो है प्रॉपर जो है फॉर्मूला मिल्क पर है, तो ऐसे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर आपको 6 महीने से कुछ दिन पहले से बोले कि बच्चे का जो है आप सेमी सॉलिड स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों का पहला खाना जो होता है वो उनके डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपका बच्चा जब 6 मंथ का हो जाए और आप जब उनका सेमी सॉलिड स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए कि बच्चा जो है वो खाने के लिए प्रॉपर रेडी हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडीज़ बताती है, जो कि प्रॉपर बच्चों की स्टडीज़ की हुई है, वो बताती है कि हमें बच्चे का जो पहला खाना होता है जब बच्चा 5 मंथ कंप्लीट कर ले और जब वो 6 मंथ में एंटर करे तब स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, इसके कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इसका पहला कारण है कि जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं यानी कि जो 0 to 6 मंथ के बच्चे होते हैं, उनका जो पाचन तंत्र होता है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इस टाइम पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होता है कि वो माँ के दूध के अलावा जो है कुछ और खाना पचा सके, यानी कि कोई और जो सॉलिड है उसको पचा सके। इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चे का जो पाचन तंत्र है वो इतना मजबूत नहीं हुआ है, वो इस टाइम पर जो माँ का दूध होता है उसको बड़े आसानी से पचा सकते हैं। प्लस माँ के दूध के अंदर जो है वो सारी विटामिन मिनरल्स होता है जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, तो माँ के दूध के अंदर उनको ईजिली मिल जाएगा। प्लस जो उनका पाचन तंत्र है वो इसको ईजिली जो है वो डाइजेस्ट कर लेगा। इसलिए बोला जाता है कि पहले 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव माँ का दूध ही दिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। सेकेंड कारण है कि क्योंकि बच्चे का इस टाइम पर जो पाचन तंत्र है वो इतना मजबूत नहीं हुआ है, तो अगर आप बच्चे को इस टाइम पर खाना खिला देते हो, कुछ सॉलिड दे देते हो, तो हो सकता है कि जो उनका पेट है उसको अच्छे से पचा ना पाए, यानी कि डाइजेस्ट वो प्रॉपर खाना ना कर पाए। तो इस वजह से जो है इन्फेक्शन वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए भी डॉक्टर्स जो है वो मना करते हैं कि आप आपके बच्चे का जो है वो 6 मंथ तक जो है कोई भी उनको सॉलिड वगैरह मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो है उनको माँ का दूध ही दीजिए।
तीसरा कारण जो है वो ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो भी ज़रूरी विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, जो भी डीएचए, जो भी ज़रूरी अच्छी चीज़ें होती है ना, वो आपको एक साथ माँ के दूध के अंदर मिल जाता है और बच्चा जो है उसको ईजिली डाइजेस्ट भी कर सकता है। यानी जो भी ज़रूरी पोषक तत्व है उनको माँ के दूध में बड़े ही आसानी से मिल जाता है। अब आप सोचिए कि अगर आप बच्चे को जो है 6 महीने से पहले ही माँ का दूध ना दे करके कुछ और दे देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लिक्विड में ही कोई जूसेस वगैरह दे देते हो, तो जूसेस में भी क्या होगा कि जूस, कोई भी फ्रूट का जो जूस है उसके अंदर वो कंटेंट ही होगा। जैसे कि आप अगर बच्चे को वाटरमेलन जूस दे देते हो तो वाटर के जो कंटेंट होते हैं यानी जो मिनरल्स है वो ही सिर्फ मिलेगा उसको, या कोई और भी अगर आप फ्रूट्स वगैरह देते हो जिसमें विटामिन सी वगैरह हो तो क्या होगा कि बच्चे को सिर्फ वो ही कंटेंट मिलेगा। पर माँ के दूध के अंदर क्या होता है, जो भी जरूरी पोषक तत्व है यानी जो भी अच्छे कंटेंट चाहिए बच्चे के लिए वो सारे आपको एक साथ मिल जाती है। और बच्चे का जो पेट होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, तो अगर आप इस जगह पर माँ का दूध ना पिला करके बाकी कोई और चीज़ बच्चे को दे देते हो तो क्या होगा, बच्चे का पेट तो छोटा सा है वो भर जाएगा। तो जो उसकी अपॉर्चुनिटी, जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ उनको माँ के दूध में मिल जाता, जिससे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, उस जगह पर आप बच्चे को कुछ और दे करके जो उसकी अपॉर्चुनिटी है उसको आप कम कर देते हो। इसलिए भी आपको डॉक्टर्स और जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बोलती है कि अगर आपका बच्चा 6 मंथ का नहीं हुआ है तो इस टाइम पर आप उनको बाहर से कुछ भी मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दीजिए। चौथा कारण है कि जब आपका बच्चा जो है वो बैठना सीख जाए, यानी कि ऐसा देखा गया है कि बच्चे मोस्ट प्रॉपरली जो है 5 मंथ प्लस के जब हो जाते हैं यानी 6ठे महीने में एंटर होने तक जो है वो बच्चा बैठना जरूर से सीख जाता है। या कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे जो है वो अभी बैठना नहीं सीखे तो भी वो टेक करके यानी किसी चीज़ से टेक करके वो बैठना इस टाइम पर सीख जाते हैं। तो अगर बच्चा बैठना सीख गए हैं और अगर आप इस टाइम पर बच्चे का जो है सेमी सॉलिड स्टार्ट करते हैं यानी कि जब 6 मंथ प्लस आपका बच्चा हो चुका है तब आप बच्चे को जब सेमी सॉलिड स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, ऐसे में बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है ना वो चोक करेगा। यानी कि अगर आप बच्चे को लिटा करके आप उनको खाना खिलाते हो ना तो बच्चा अच्छे से उसको घोट नहीं पाता है, और यही अगर आप उनको बिठा करके खाना खिलाओगे तो बहुत ही ईजिली वो अंदर खाना जो है वो ले लेगा। तो इससे बच्चे को जो है चोक वगैरह के चांसेस नहीं रहते हैं। इसलिए भी बोला जाता है कि जब आपका बच्चा 5 मंथ कंप्लीट कर चुका हो और 6 मंथ में एंटर करे उस टाइम से आप अपने बच्चे का जो है वो सेमी सॉलिड स्टार्ट कर सकती हैं। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी बात है कि देखिए, हमें बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा खुद भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो सॉलिड के लिए रेडी हुआ है कि नहीं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करो कि आपका बच्चा है जो सॉलिड में इंटरेस्टेड है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो रेडी ही नहीं हुआ है, बस आपको लग रहा है कि बच्चा जो है उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूध प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, और आप इस केसेस में बिना डॉक्टर से मिले, बिना किसी से अच्छे से सजेशन लिए आपने बस बच्चे का यूं ही जो है सॉलिड स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, क्योंकि आपका बच्चा जो है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो सॉलिड के लिए रेडी है कि नहीं, और आपने ऐसे ही सॉलिड स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है कि बच्चे को आप मामूली से मामूली खाना से भी जो है फूड एलर्जी हो जाए, क्योंकि उसका जो पेट है वो इस टाइम पर रेडी ही नहीं है सॉलिड के लिए और आपने बस स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप आर्टिकल्स पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, आप वीडियोस देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉलेज गेन करना कभी वेस्ट नहीं होता है। बट फिर भी मैं ऐसा बोलूँगी कि आप भी ज़रा अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए कि वो खाने के लिए रेडी है कि नहीं। आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे कि हमें हमारे बच्चे का 6 महीने से पहले खाना क्यों स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ था। हम यहाँ पर इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी के यहाँ बच्चा जो 6 महीने से छोटा है और वो अपने बच्चे का खाना स्टार्ट करना चाहते हैं, कब स्टार्ट करें, ये सारे कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और हम हमारे चैनल पर बीइंग मम्मी पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो बीइंग मम्मी को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ जुड़ जाइए। नमस्कार, मैं दीपिका बीइंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गई होंगी कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने बीइंग मम्मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो रेड बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिए।
आज हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार के बारे में। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि गर्भ संस्कार होता क्या है। इसका जवाब है कि शिशु को गर्भ में ही संस्कारों की शिक्षा देना, इसे ही जो है गर्भ संस्कार कहा जाता है। अब ये सवाल उठता है कि बच्चा जिसका कि जन्म नहीं हुआ है, जो कि अभी भी अपनी माँ के गर्भ में है, उसे गर्भ संस्कार कैसे दे सकते हैं? ये बहुत ही आसान है। इसका जवाब है कि जो माँ होती हैं, जो गर्भवती माँ होती हैं, उनका जो दिनचर्या होता है वो किस तरह का व्यवहार करती हैं, किस तरह का व्यायाम करती हैं, किस तरह का खाना पीना खाती हैं, किस तरह का उनका दिनचर्या होता है, ये सारी की जो सारी चीज़ें होती हैं उसे गर्भ संस्कार में शामिल किया गया है। क्या आप ये बात जानती हैं कि जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो हमारे गर्भ के अंदर होता है तो पहले से तीसरे महीने में जो बेबी होता है उसका शारीरिक विकास होता है, यानी जो बेबी होता है ना, फीटस जो है वो धीरे धीरे से बच्चा बनने लगता है। और तीसरे से छठे महीने में उनका दिमाग का विकास होता है, यानी कि दिमाग बनने लगता है। और छठे से 9वें महीने में जो उनकी बुद्धि होती है ना, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो एक गर्भवती स्त्री होती है, उन्हें जो हमारी दादी नानी माँ होती है, जो हमारी सासू माँ और माँ होती हैं, बोलती हैं कि आप इस टाइम पर सारे अच्छे अच्छे काम करो, पॉजिटिव जो आपका बिहेवियर होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर आप जिस भी तरह का व्यवहार करती हैं, जिस भी तरह से आप पूजा पाठ करती हैं, जो ऐसा खाना खाती हैं, जैसा एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपके बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो उस टाइम पर आप सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव ही रखो। अगर आपको छोटे मोटे बात पे गुस्सा भी आ जाता है या कुछ नेगेटिव लग रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर कर दो, एकदम पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके बच्चे के लिए। क्योंकि अगर आप इस टाइम पर खुद को काम रखोगे तो आपका बच्चा जो है ना, उसका बौद्धिक विकास जो होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी होती है वो बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि एक बच्चे को हेल्दी रखना ही एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उस बच्चे के अंदर जो है एक अच्छा इंसान को बिल्ड करना, उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी को बिल्ड करना भी एक माँ की ही जिम्मेदारी होती है। और एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से एक संस्कार जो है वो गर्भ संस्कार भी है। और एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हिंदू धर्म को मानती हैं तो आपको महाभारत के बारे में ज़रूर पता होगा। और महाभारत में भी जो है ना, इस बात को जो है माना गया है कि जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो वह उसी टाइम पर जो है बाहर की चीज़ों को समझना और सीखना जो है वो शुरू कर देते हैं। जैसे इसका उदाहरण ये है, यानी कि एग्जाम्पल है कि जब अर्जुन अपनी पत्नी देवी सुभद्रा को चक्रव्यूह को भेदना सिखा रहे थे, यानी किस तरह से भेदते हैं, ये कहानी अपनी पत्नी यानी देवी जी को सुना रहे थे, तो उस टाइम पर जब चक्रव्यूह में घुसना था तो उनकी जो पत्नी थी वो उस टाइम पर जगी हुई थी, और वो जब चक्रव्यूह में घुसते हैं उस चीज़ को वो सुन कर के सीख जाती हैं। और गर्भ में जो बच्चा होता है, यानी जो अभिमन्यु थे, वो भी ये कहानी को सुन करके सीख जाते हैं कि किस तरह से चक्रव्यूह में घुसा जाता है। पर जब अर्जुन अपनी पत्नी को आगे की बात बताते हैं कि किस तरह से चक्रव्यूह में घुसने के बाद किस तरह से बाहर निकला जाता है, तब जो उनकी पत्नी थी यानी जो देवी सुभद्रा थी वो सो जाती हैं। तो जो पेट के अंदर जो उनका बच्चा था यानी जो अभिमन्यु थे वो भी गर्भ के अंदर ही सो जाते हैं, तो वो भी जो है पूरी कहानी नहीं सुन पाते हैं, जिस वजह से कि किस तरह से चक्रव्यूह को भेद करके बाहर निकला जाता है वो नहीं सीख पाते हैं। तो ये चीज़ हमारे भारतवर्ष का जो महाभारत है इसमें भी इस चीज़ को सिद्ध किया गया है कि जो बच्चा है यानी गर्भ के अंदर ही जो है वो संस्कार सीखना शुरू कर देते हैं, यानी कि बाहर का जो भी माहौल होता है, जो भी परिस्थिति होती है, वो जो बच्चा गर्भ के अंदर है ना, वो अंदर से ही अपनी माँ के थ्रू है ना सब सीख जाते हैं। इसीलिए जो हमारी दादी माँ नानी माँ होती हैं, जो हमारी माँ होती हैं, जो हमारी सासू माँ होती हैं, यानी कि जो हमारी पीढ़ी से जो ऊपर की पीढ़ी होती है, जो रिस्पेक्टेड पीढ़ी होती है, वो हमें बोलते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो यानी कि जब आप गर्भवती हो तो इस टाइम पर जो है पॉजिटिव रहा करो, अच्छे काम किया करो, जो अच्छी बुक्स होती है, भगवान की बुक होती है या जो पॉजिटिव बुक्स होती है वैसी बुक्स पढ़ा करो, क्योंकि आपका बच्चा जो है आपके गर्भ के अंदर ही होता है। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ आप अच्छा करते हो ना वो या बुरा करते हो ना, वो बच्चे के ऊपर जो है उनकी जो बुद्धि है उसको जो है उसी तरह से डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हो यानी कि जब आप गर्भवती होती हो तो इस टाइम पर आप पॉजिटिव रहा करो और बहुत ही खुश रहा करो, और नेगेटिविटी जो होती है उससे आप दूर रहा कीजिए।
तो फ्रेंड्स, ये तो था कि गर्भ संस्कार क्या है, मतलब कि एक्चुअल में गर्भ संस्कार होता क्या है। पर ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि आप किस तरह से, जब आप प्रेग्नेंट हो या आपके घर में जब कोई प्रेग्नेंट है, तो आप किस तरह से जो पेट में पल रहा बच्चा है उसको गर्भ संस्कार दे सकती हैं। तो चलिए अब इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप जब गर्भवती होती हैं तो आप ये चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मान लीजिए और समझ भी जाइए कि जो भी आप करने वाली हैं उसका इफ़ेक्ट जो है आपके बच्चे के ऊपर होने वाला है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि माँ और पापा की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इस टाइम पर जो आपका घर का माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा आप कर रखो, ज़्यादा झगड़ा लड़ाई ना हो घर के अंदर बहुत ही शांत वातावरण हो। तो और आप क्या कर सकती हो, और है ना, आप जो हमारी आध्यात्मिक जो किताबें होती है, जो हमारी संस्कृति है, जो उसकी किताबें होती है वो आप पढ़ा कीजिए। इससे बच्चे को ना, जब वो गर्भ के अंदर रहेगा तो उसी टाइम से उनकी संस्कृति का जो है ज्ञान होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसे ही कुछ भी बोल रही है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है और ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पर आप आध्यात्मिक कामों को किया कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट है कि जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं ना तो बहुत कोशिश कीजिए कि आप खुश रहा कीजिए, और सिर्फ आप ही खुश मत रहा कीजिए, जो आपके हस्बैंड है ना उनको भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, उनको भी खुश रहना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कोई गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है तो आप उनको खुश रहने दीजिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए। और घर का भी जो माहौल होता है ना वो भी जो है खुशनुमा होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके आसपास का माहौल होता है ना वो आपके बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गर्भवती महिला है वो खुश हो। थर्ड पॉइंट है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है यानी जो गर्भवती स्त्री होती है वो किस तरह का खाना पीना खाती है, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो महिला गर्भवती है वो इस टाइम पर जो है पौष्टिक खाना खाए, और जो भी मादक पदार्थ होता है यानी जो नशीली चीज़ें होती है उन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करे। एकदम सात्विक जो भोजन होता है इस तरह का भोजन करें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी क्वालिटी बिल्ड करना चाहती हो तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है पसंदीदा कार्य करें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर माँ को हॉरर मूवी पसंद है तो वो हॉरर मूवी देखे। मुझे भी बहुत हॉरर मूवी पसंद है पर मैं नहीं देखती थी, मुझे देखने ही नहीं दिया जाता था तो देखती कहाँ से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पसंदीदा काम करो, लेकिन वो सकारात्मक पसंदीदा कार्य हो। तो इसके लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि आप इस टाइम पर जो भी चीज़ करती हो, देखती हो, सुनती हो ना, वो चीज़ बच्चे पर आगे जा कर के आपको दिखाई देगा कि बच्चा उस तरह से बिहेव कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर जो भी अच्छी बुक्स होती है वो आप पढ़िए, जो भी आपकी मनपसंद फिल्म है वो भी आप देख सकती है, बट वो ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी ना हो, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला ना हो। आप इस तरह की चीज़ें देखिए तो इससे बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है कि आप थोड़े से क्रिएटिव हो जाए, कुछ रचनात्मक काम आप करें। जैसे कि इससे क्या होगा ना कि आपका जो बच्चा है ना, जिस तरह का चीज़ आप करोगे ना आपके बच्चे के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि जो शिशु होता है जब वो 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है पेट के अंदर, उसके बाद जब वो चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है शिशु का, तो उस टाइम पर जो उनका दिमाग होता है ना वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बच्चे का जो दिमाग है वो चौथे महीने से बनना जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पर जो माँ है अगर कुछ रचनात्मक करती है, जैसे कि कोई किताब लिखती हैं, कुछ कहानियाँ लिखती हैं, या कोई पेंटिंग करती हैं, या डिपेंड कि उनको किस में इंटरेस्ट है, जैसे कि कुकिंग, कुछ लेडी होती है उनको जो है सिलाई बुनाई में इंटरेस्ट रहता है, तो इस तरह का काम अगर माँ करती है ना तो ये रचनात्मक कार्य होता है। तो इसका भी जो पॉजिटिव वाइब्स है ना वो बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो इस तरह का काम भी आप कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप योग करें, व्यायाम करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक गर्भवती जो स्त्री होती है वो योग करती है ना तो इससे जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है ना वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है काफ़ी ज़्यादा हिष्ट पुष्ट होता है, यानी बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक माँ जो गर्भवती है वो इस टाइम पर योग करे। तो इससे क्या होगा ना कि जो माँ है अगर वो योग करेगी ना तो जो उनका मूड भी है ना वो भी काफ़ी खुश रहेंगी, मतलब उनको, क्योंकि इस टाइम पर मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो अगर एक माँ जो है योग करेंगी, व्यायाम करेंगी, तो उनका जो मन है वो भी प्रसन्न चित्त रहेगा, जिससे कि माँ खुश रहेंगी, और अगर माँ खुश रहेंगी तो घर में पल रहा बच्चा भी खुश रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर वो ऐसे भी करें। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूज़िक यानी कि संगीत। क्या आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है गर्भ के बाहर आने के बाद तो म्यूज़िक को अच्छे तरीके से एंजॉय करना सीख ही जाते हैं, लेकिन जब बच्चा गर्भ के अंदर भी होता है ना तो भी वो बाहर के साउंड्स को जो है वो सुन सकते हैं।
तो अगर आप इस टाइम पर जो है अच्छे म्यूज़िक सुनेंगी या अच्छा भजन सुनेंगी, अच्छी आरती सुनेंगी, तो इसका भी इफ़ेक्ट है ना आपके बच्चे के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव होगा और बच्चा जो है काफ़ी अच्छा होगा। तो आप ये भी कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब गर्भवती होती है ना, तो इस टाइम पर भी आप अपने बच्चे के साथ, जब आपका बच्चा आपके गर्भ के अंदर है, तब आप अपने बच्चे से बात किया कीजिए। ये बच्चे के ऊपर है ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आता है और आपको भी है ना काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी कि मैं अपने बच्चे के साथ बात कर रही हूँ। तो आप ये किया कीजिए। इससे जो माँ के गर्भ के अंदर बच्चा है ना और माँ, इन दोनों का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बच्चे के अंदर भी जो एक बातचीत करने की जो क्वालिटी होती है ना वो बिल्ड होती है। इसलिए ये करना बेहद ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो कि गर्भ संस्कार के ऊपर था कि गर्भ संस्कार एक्चुअल में होता क्या है और गर्भ संस्कार जो है अपने बच्चे को आप किस तरह से दे सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर हाँ तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए और जिनके घर में भी गुड न्यूज़ आने वाला है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप बिंग मम्मी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हमेशा लेकर आते रहते हैं। और साथ ही बेल आइकॉन जो है उसे भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार, मैं दीपिका बीइंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। छोटे बच्चों के मुंह की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे मम्मी का दूध पीते हैं पर फिर भी उनके जो मसूड़े होते हैं, जो उनका जीभ होता है, इसके ऊपर जो है काफ़ी अलग अलग तरीके के जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं ना, जर्म्स वगैरह होते हैं, वो सब जमा हो जाते हैं। तो ये सारे जर्म्स जो है जब बच्चा दोबारा माँ का दूध पिएगा या जो भी उनके मुंह में थूक या लार्वा आएगा, जब ये वापस से उनके पेट के अंदर जाएगा तो इस वजह से बच्चे के पेट में जो है इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि बच्चा जो है वो बीमार हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चे की मुंह की सफाई की जाए। और अगर आप बच्चे का मुंह नहीं भी साफ़ करोगे ना, तो भी आप नोटिस करोगे कि बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है पर फिर भी उनके मुंह से जो है वो बदबू आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का ओरल केयर किया जाए। बच्चों की मुँह की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और ये है ना बहुत अच्छा हेल्प भी करता है। बच्चे मुँह की सफाई की इम्पोर्टेंस को भी जो है वो धीरे धीरे समझने लगते हैं। बच्चों के मुंह को साफ करना बहुत हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतेंगी ना तो बच्चे का मुंह है ना बहुत ही इजीली, मतलब बहुत ही आराम से आप साफ कर पाएंगी। तो आज हम अपने वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चे के मुंह को किस तरह से साफ करें जिससे कि बच्चे का जो ओरल केयर है वो अच्छे से हो पाए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे जिनके भी पास छोटा और नन्हा बच्चा है उनके साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर अभी तक आपने बीइंग मम्मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तरीके की कि किस तरह से हमें साफ़ करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपके अंदर है ना बहुत सारा पेशेंस होने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे जो है आपको उनके मुंह के अंदर जो है उंगली डाल करके साफ़ आराम से करने के लिए नहीं देंगे। बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं। अगर दांत आ गया है बच्चे को तब तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपना दांत जो है ना आपकी उंगलियों पर गलाने वाले हैं, यानी आपको काटने वाले हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपने बच्चे के मुंह को साफ़ करती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे का ध्यान जो है ना वो भटकाइए, मतलब किसी चीज़ में उनका ध्यान लग जाए ताकि आप उनके मुँह के अंदर जो है अपनी उंगली डाल करके जो है साफ़ कर पाए। तो आपको ध्यान ये रखना है। प्लस आप जब भी बच्चे का मुंह, यानी कि जब उनके मसूड़े और जो उनकी गाल अंदर का पार्ट है उसको साफ़ कर रही है ना, तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि आप जो है ना अपने उंगलियों के ऊपर जो है कॉटन का जो कपड़ा होता है, जो मुलायम कॉटन के कपड़े होते हैं, पुराने कॉटन के कपड़े होंगे तो चलेगा बट वो साफ़ होना चाहिए, ऐसा कपड़ा लीजिए और अपनी उंगली के ऊपर जो है ना अच्छे तरीके से उसको यूँ ऐसे लपेट लीजिए और फिर उसको जो है ना गुनगुने पानी के अंदर, साफ़ गुनगुना पानी, जैसा पानी आप पीने के लिए पसंद करती हैं उस तरह का गुनगुना पानी के अंदर अपनी उंगली को डिप कीजिए और उस उंगली से ना अपने बच्चे के मुंह के
अंदर जो है ना सर्कुलर मोशन में जो है ना धीरे धीरे आराम आराम से जो है साफ़ कीजिए। बहुत ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप बच्चे के मुंह में जो है ना उंगली डाल करके आराम आराम से सर्कुलर मोशन में टंग के ऊपर कीजिए और उसको बाहर निकाल लीजिए। ऐसा एक बार कीजिए। वापस से अपनी उंगली को, जो पानी आपने लिया हुआ था बच्चे के मुँह को साफ़ करने के लिए, उस पानी में वापस से आप डिप कीजिए और फिर वापस निकाल करके वापस से उसी तरह से आप साफ़ कीजिए। तो इससे भी जो जी के ऊपर जो यानी कि जो टंग के ऊपर गंदा जमा हो गया वो साफ़ हो जाएगा। और जब आप टंग के ऊपर साफ़ कर रहे होते हो ना तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे के दांत नहीं आए हुए होते हैं बट फिर भी मसूड़े के ऊपर में भी जो है ना बैक्टीरिया और जर्म्स जो है अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब आप टंग क्लीन करके वापस अपना उंगली धोती हैं वो पानी के अंदर उस कपड़े के साथ, तो वापस से उसको बाहर निकालिए और उससे ना एक बार बच्चे के जो मसूड़े हैं ना उसके ऊपर भी हल्के हल्के से, एकदम हल्के हाथ से जो है ना प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथ से घुमा दीजिए। तो जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया रहेगा ना उससे भी निकल आएगा। आजकल आपको मेडिकल स्टोर पर जो है ना बच्चों के लिए जो ब्रश होता है, जो सिलिकॉन का जो ब्रश होता है, वो स्पेशल न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं ना उनके मुंह को साफ करने के लिए वो मिलता है। तो आप वो एक अच्छे क्वालिटी का जो है वो खरीदिए और उससे भी जो है ना आप उस ब्रश को आप अपने उंगली पर आराम से लगा सकते हो। जैसे आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहे हो ना, सेम वो जो सिलिकॉन का जो बच्चे का मुंह साफ करने के लिए ब्रश आता है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो ब्रश आता है, वो आप उंगली पे लगा लोगे और उससे भी जब आप सेम सर्कुलर मोशन में जो है बच्चे का साफ करोगे ना तो उससे भी निकल जाएगा। बट उसको भी सेम करना है कि कॉटन का कपड़ा जहाँ यूज़ करी थी वहाँ वो ब्रश यूज़ करना है, पर प्लस है ना आपको वैसे ही आपको गुनगुना पानी यूज़ करना है ताकि जो भी गंदा है ना वो आराम से निकल जाए। आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती ये नहीं करना है, क्योंकि आप एक या दो बार ज़बरदस्ती कर लोगे पर जब आप नेक्स्ट टाइम करने जाओगे ना तो बच्चे को पता चल जाएगा कि मम्मी मेरे साथ क्या करने वाली, तो वो रोने लगेंगे, घबरा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो आप बच्चे का थोड़ा बहुत ध्यान भटकाइए और उसके बाद एक या दो बार जो है उनको कीजिए और फिर अगर ध्यान आ जाता है तो वापस से ध्यान भटकाइए। छोटा बच्चा है, ध्यान भटकाने में थोड़ा सा समय लेगा पर ध्यान भटक जाएगा, फिर उसके बाद इस तरह से आप साफ कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप अपने बच्चे को तब तक टूथपेस्ट से ब्रश करने के लिए ना दें जब तक कि उनको अच्छे से कुल्ला करने के लिए ना आ जाए, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर जो है ना हानिकारक यानी जो अनहेल्दी केमिकल्स होते हैं ना वो मिलता है, जो हमारे लिए तो ठीक है क्योंकि हम उसको अंदर नहीं लेते हैं। बट जो छोटे बच्चे हैं उनको टूथपेस्ट जो है वो हल्का मीठा लगेगा तो उनको अच्छा लगेगा, मीठा मीठा सा है। तो अगर आपका ध्यान हल्का भी भटका तो हो सकता है कि वो टूथपेस्ट जो है अंदर घोट जाए, यानी जो ब्रश पे टूथपेस्ट यूज़ करते हो ना वो अंदर घुस जाए, तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा जब तक 2 साल का ना हो जाए, यानी वो जो कुल्ला करने के लायक जब तक ना हो जाए तब तक आप उनको टूथपेस्ट मत दीजिए। और जब बच्चा 2 साल का हो भी जाता है ना तो जब आप उनको ब्रश करवाती हैं तो आप वहाँ पर रहिए जब वो ब्रश करें, ताकि वो मीठा मीठा सा फ्लेवर लेने के चक्कर में वो टूथपेस्ट को ना घोटे, नहीं तो पता चलेगा कि उन्हें कोई और इन्फेक्शन हो जाएगा पेट के अंदर। तो इसका ध्यान रखें। प्लस आप बच्चे को जो ब्रश आप देती है ना वो बच्चों के लिए जो स्पेशल ब्रश आता है, जब आप दुकान पे जाओगे, मेडिकल स्टोर वगैरह पे जाओगे या मॉल वगैरह में भी जाओगे तो आप देखोगे कि बच्चे का ना एज ग्रुप के हिसाब से ब्रश वगैरह मिलता है। तो अगर आप इस तरह के ब्रशेज लोगे ना तो बच्चे को काफ़ी हेल्प करेगा उनके दांत को साफ करने के लिए, क्योंकि जो ब्रश होता है उसके ऊपर का जो हेयर होता है ना वो भी एज वाइज जो है ना मोटा पतला यानी कि स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट जो है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों के जो दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा एकदम मजबूत भी नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दांत पे ब्रश करते करते बच्चा इतना एक्सपर्ट तो है नहीं, तो हो सकता है कि मसूड़े वगैरह पे भी मार दे और इससे उनका मसूड़ा जो है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एज वाइज जो है बच्चे का ब्रश वगैरह जो है आप खरीदें और ध्यान रखें कि टूथपेस्ट आप तब तक ना दें बच्चे को जब तक कि वो कुल्ला करना ना सीख जाए। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल तक का है ना तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनके लिए फिंगर ब्रश ही यूज़ कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में 6 महीने तक जो है आप बच्चे को कॉटन के कपड़े से या जो सिलिकॉन का जो ब्रश आता है जो बहुत ही सॉफ्ट वाला होता है आप उससे क्लीन कर देते हो। बट उसके बाद भी जो है ना आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि बच्चे को कुल्ला करना अच्छे से नहीं आया है तो टूथपेस्ट या ब्रश उस टाइम पर आप उनको मत दीजिए। जो फिंगर ब्रश जो बच्चों के लिए आता है, जो स्पेशल 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए आता है वो दीजिए। और ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप खरीदो ना इसको तो ये एक अच्छी क्वालिटी यानी एक अच्छे ब्रांड का हो, अच्छा होगा तभी वो, नहीं तो क्या होगा ना कि जब आप बच्चे को ब्रश दोगे ना तो उसका हेयर जो है ना मुंह में भी टूट सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे क्वालिटी का जो ब्रश होता है वो खरीदें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि बच्चों का ब्रश जब आप करवाती हो यानी जब आप उनके मुंह को साफ करती हो तो कुछ प्रिकॉशन यानी कुछ सावधानियां होती हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें नंबर 1 पर आता है कि जब आपका बच्चा न्यू बॉर्न है यानी छोटा सा प्यारा सा बच्चा है तो
उस टाइम पर जब आप बच्चे को ब्रश करती है ना उंगलियों से, कॉटन के कपड़े को जब आप उंगली में लपेट करके बच्चे को ब्रश करते हो तो आप ध्यान रखो कि जो कॉटन का कपड़ा है ना वो पुराना कपड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सॉफ्ट कपड़ा हो, वो कोई कड़क कपड़ा ना हो। नहीं तो क्या होगा ना कि जब आप उनके मसूड़ों को क्लीन कर रही होंगी ना तो उससे बच्चे का जो मसूड़ा है, अगर कपड़ा कड़क रहेगा यानी कि हार्ड कपड़ा रहेगा तो मसूड़े को ना घाव लग सकता है, छिल सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सेकेंड सावधानी है कि जब भी आप छोटे बच्चों को ब्रश करवाती है ना तो कुल्ला करवाने के लिए आप कभी भी गर्म पानी का यूज़ ना करें। आप जो नॉर्मल गुनगुना पानी होता है ना आप उसका यूज़ करें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो मुंह है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अगर आप गर्म पानी से उनका कुल्ला करवाएंगी ना तो उनका जो त्वचा है वो जो है वो गर्म पानी से जल सकता है। तो इसलिए आप हमेशा गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें यानी यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप छोटे बच्चे का मुंह साफ करती है ना तो आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी बच्चे का मुंह साफ करने की कोशिश करेंगी ना तो हो सकता है कि उनकी त्वचा, उनका जो जीभ या जो मसूड़े हैं उस पर रगड़ आ जाए, यानी कि उससे उस कपड़े से ही सही लेकिन छिल जाए, तो इससे बच्चे के मुंह में सूजन आ सकते हैं। तो इसके लिए आप जब भी बच्चे का मुंह साफ करें ना तो बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंस के साथ साफ करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रश करवा रहे हैं, यानी आपका बच्चा जो है 2 ईयर प्लस है तो आप बच्चे को ब्रश करवा रही हैं, तो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कई बार ऐसा देखेंगे आप कि ब्रश के पीछे भी है ना टंग क्लीनर वगैरह रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उससे है ना बच्चे का जो टंग वगैरह है तो होता है ना उसको रगड़ रगड़ के क्लीन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे उससे जब बच्चा साफ करे तो हो सकता है कि उनको इतना बैलेंस ना रहे और उससे बच्चे का जो जीभ वगैरह जो है, जो गाल वगैरह जो अंदर का पार्ट है वो छिल सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप जब बच्चे का मुंह साफ कर रही है ना तो जो कॉटन से भी आप जब साफ कर रही हैं तो बहुत जोर जोर से जल्दी जल्दी से उसको उनके मुंह में मत फेरिए, नहीं तो हो सकता है कि बच्चे को जो है घाव लग जाएगा। और एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस कपड़े से आप बच्चे का मुंह साफ कर रही हो वो एकदम साफ़ हो, जो पानी से आप बच्चे का कुल्ला करा रहे हो यानी कि जो पानी से वो कुल्ला कर रहा है वो पानी भी एकदम साफ़ हो, पानी गुनगुना हो। प्लस जो आपका हाथ है, जिस उंगली से आप साफ़ करने वाले हो उसके भी नाखून जो है वो कटे होने चाहिए। अगर नाखून कटे नहीं रहेंगे तो उसमें जम्स हो सकता है जिससे कि बच्चा जो है वो संक्रमित हो सकता है, यानी बच्चे को जो है बीमारी लग सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं ना तो उनको है ना टूथ ब्रश के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। तो जब भी आप ब्रश करोगे ना तो आप देखोगे कि बेबी भी वहाँ पे खड़ा रहेगा और उनको भी वो टूथब्रश चाहिए ब्रश करने के लिए। तो आप बच्चे का जो ब्रश होता है वो दीजिए, उससे उनको टूथब्रश जो है टूथ को ब्रश करने के लिए दीजिए। तो बच्चे को ना धीरे धीरे आदत भी आएगा और ये अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स करते हैं बच्चा भी वो चीज़ कॉपी करता है। तो जब आप ब्रश करेंगे ना तो बच्चा भी इससे प्रोत्साहित होगा, तो वो भी इन चीज़ों को करना चाहेगा और करेगा। टूथपेस्ट जो होता है ना उसके अंदर आप देखोगे जब भी आप उसका इंग्रेडिएंट वगैरह पढ़ोगे ना तो उसमें एक फ्लोराइड करके एक केमिकल होता है जो यूज़ किया जाता है, जो छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली अगर आपका बच्चा 6 साल का नहीं हुआ है तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आपका बच्चा 2 ईयर प्लस भी है ना तो जो टूथपेस्ट आप उनको दे रही हैं उसके अंदर फ्लोराइड ना हो। आप इस तरह का टूथपेस्ट जो है वो सेलेक्ट कीजिए और वो आप अपने बच्चे को दीजिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना जब आप उनका ओरल केयर करना स्टार्ट कर देते हो ना तो बहुत अच्छा होता है, और बच्चे भी जो है वो साफ़ सफाई करना बचपन से ही जो है वो सीख जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे का जो है ओरल केयर जो है उसका आप बहुत ध्यान रखें। छोटी उम्र से ही जो है बच्चा अगर साफ़ सफाई पे ध्यान देगा तो वो एक स्वस्थ जीवन जो है वो जिएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ध्यान दें। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप अपने बच्चे का ओरल केयर किस तरह से कर सकते हो। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है ना तो भी अगर आप इन चीज़ों को, इन टिप्स को फॉलो करोगे ना तो बहुत आराम से कर पाओगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो जो हो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिनके पास भी छोटा बच्चा है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे बीइंग मम्मी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार, मैं दीपिका बीइंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ।
आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनका बच्चा जो है एक हेल्दी दूध पी पाएगा, और जो माँ है उनकी भी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ताकि फ्यूचर में जो मम्मी है उन्हें कोई भी बीमारियाँ ना हो और जो बच्चा है उन्हें भी कोई बीमारी ना हो। यानी कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उन्हें क्या है जो करना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा जो है डाइट चार्ट बताने वाली हूँ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, और वो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप चाहो तो आप भी उस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी क्यों है, ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम माँ बनने वाली होती हैं, यानी जब हम प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस टाइम पर हम अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि एक छोटी सी नन्ही सी जान, उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट हमारे खाने पीने के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस टाइम पर जो है हम अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप प्रेग्नेंट होंगी और आप डॉक्टर के पास गई थी तो उस टाइम पर डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड और भी बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम की जो गोलियां होती है वो सजेस्ट किया था, ताकि आप और आपका जो बच्चा आपके अंदर है वो हेल्दी रह सके। और आप इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स ले रही थी, अच्छे फ्रूट ले रही थी, जिससे के वजह से आप काफ़ी अच्छी भी दिख रही थी, क्योंकि आप अच्छा खाना पीना खा रही थी। तो आपके लिए ये जो टाइम था वो काफ़ी अच्छा गया था। पर होता क्या है, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, यानी कि जो बच्चा है इस दुनिया में जब वो आ जाता है, तो क्या होता है ना कि इस टाइम पर हम अपना ध्यान रखना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और इस टाइम पर ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी है वो मल्टीटास्क कर रही होती है, यानी कि जो हमारा बॉडी है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा होता है। जब बच्चा डिलीवर हो गया होता है उसके बाद वो क्या कर रहा होता है, इस टाइम पर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि बच्चा जब हमारे पेट में होता है तो उसे एडजस्ट करने के लिए जो ऑर्गन्स है वो अपनी थोड़ी थोड़ी सी जो जगह है वो चेंज कर लेता है, यानी कि जगह बनाता है बच्चे के लिए। तो जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो सारे ऑर्गन्स अपने जगह पे आने का काम स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा जब डिलीवर होता है तो उस टाइम पर हमारा काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी वीक हो चुकी होती है। तो इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाए, यानी कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बच्चा डिलीवर होने के बाद अगर आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं तो आप अपने साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। अब मैंने यहाँ पे रिस्क वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब कोई एडवेंचर नहीं है, यानी कि आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर आप इस टाइम पर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप अपने लिए रिस्क लेते हो, अपने बच्चे के लिए रिस्क लेते हो। आप अपने लिए क्या रिस्क लेते हो कि दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर अपना डाइट, अपना ध्यान नहीं रखोगे ना, तो फ्यूचर में जा कर के आपके ऊपर बहुत सारी बीमारियों का बौछार हो जाएगा। आपने ऐसा सुना होगा कि काफ़ी माएँ आफ्टर डिलीवरी उनकी कंप्लेन होती है कि बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि जो माएँ हैं वो बोलेंगी कि उन्हें कमर में दर्द रहता है, कुछ माँ बोलेगी कि उनको हेडेक रहता है, यानी कि सर में दर्द रहता है, कुछ माँओं का जो है वो ब्लड कम हो जाता है, कुछ माँओं का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कुछ माँओं का जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है औरतें फेस करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि आफ्टर डिलीवरी वो अपना ध्यान नहीं रखती, अपने खाने पीने का जो है वो ध्यान नहीं रखती हैं। इसके वजह से उन्हें ये सारी बीमारियां जो हैं वो फेस करना पड़ता है। आप अपने बच्चे के लिए क्या रिस्क लेते हो? अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो जो आपका दूध है वो भी बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप जो है अच्छा खाओगे ही नहीं तो आपका दूध अच्छा कैसे होगा? तो अगर आप अच्छा दूध अपने बच्चे को नहीं दोगे तो जो उनका डेवलपमेंट है उसमें तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर आप अपना पूरा ध्यान रखो। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं।
बीइंग अ मम्मी, मैं ये बात जानती हूँ कि बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद हमें किसी भी बात को फॉलो करना या किसी टाइम टेबल में आना हमारे लिए इजी जॉब नहीं होता है, क्योंकि बेबी आने के बाद हमारी जो लाइफ होती है वो 24/7 बिजी हो जाती है। यानी कि हम जब बच्चा हमारा सो रहा है तो उस टाइम पर हमें सोना होता है, और जब बच्चा सो रहा है तो उस टाइम पर हमारे पास घर के भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, और जब बच्चा उठा हुआ है तो ऑब्वियसली हमें उन्हें टाइम देना होता है, तो हमें उठा रहना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप कोई टाइम टेबल या कुछ फॉलो कर रहे हो तो वो इजी नहीं होता है हमारे लिए फॉलो करना। पर फिर भी मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब तक आपका बच्चा आपका दूध पी रहा है उस टाइम तक अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप फ्यूचर में जो है कमज़ोरी की वजह से बीमार नहीं पड़ोगे। यानी कि जो बेबी डिलीवर हुआ है इस वजह से तो आप फ्यूचर में बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ोगे, एक हेल्दी लाइफ जियोगे। अब मैंने यहाँ पर हेल्दी वर्ड यूज़ किया है, तो हेल्दी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपकी एकदम चब्बी स्किन रहेंगे, आप एकदम हैवी से रहोगे, बहुत ही गोलू मोलू से रहोगे, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है। हेल्दी मतलब ये होता है कि आप जो है बीमार नहीं पड़ोगे, कमज़ोरी की वजह से तो बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ोगे अगर आप अपना इस टाइम पर ध्यान रखते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या है जो करना चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चे को एक हेल्दी दूध भी दे पाएंगे और हम भी जो है वो हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमें करनी चाहिए कि जब हमारा बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद जो है हमें हर 2-2 घंटे पर कुछ खाना चाहिए। अब आप अगर इस टाइम पर हॉस्पिटल विजिट किए होगे ना, या जब आपका बच्चा डिलीवर हो गया और आप हॉस्पिटल से घर आ रहे होगे तो आपको डॉक्टर ने बोला होगा कि आपको बच्चे को हर 2 घंटे पर जो है दूध पिलाना है। तो ठीक इसी तरह से आपको भी हर 2 घंटे पर कुछ हेल्दी खाना खाना है। नंबर 2, हमें किस बात का ध्यान रखना है वो है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम जो है वो पानी पीना भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा दूध होता है उसमें 80% जो है वो पानी ही होता है। तो अगर आप ऐसे टाइम पे पानी ही नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी जो है उसमें पानी नहीं रहेगा, तो आप अपने बच्चे को अच्छा दूध कैसे दे पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर आप 12 से 15 ग्लास पानी पीजिए। जब तक आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तब तक आप पूरे दिन में 12 से 15 ग्लास जो है वो पानी ज़रूर से ज़रूर पीजिए। नंबर 3 जो है वो है कि इस टाइम पर आप अपने बच्चे को जो है वो दूध पिला रही होती हैं, तो जो आपका बॉडी है इसके अंदर जितने भी मिनरल, कैल्शियम और विटामिन्स है वो दूध के थ्रू आपके बच्चे में जा रहा होता है। तो इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी में भी ये जो कंटेंट है वो पूरी तरह से हो। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर आप जो है 3 से 4 ग्लास दूध रोज़ पिएं। अगर आपको दूध इतना ज़्यादा पीना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूध में चेंजेस करके पी सकते हो। यानी कि अगर सिर्फ आपको प्लेन दूध अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूध में हॉर्लिक्स, जो वुमेन हॉर्लिक्स आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स में आपको अवेलेबल होंगे मार्केट में। तो अगर आप चाहो तो प्लेन दूध में ये सारी चीज़ें मिक्स करके भी पी सकती हैं। अगर आपको इस तरह से दूध पीना भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूध से बनी हुई चीज़ें जो है अपने खाने में रखिए। यानी कि 3 से 4 ग्लास दूध के जितना आप पनीर यूज़ कर सकते हो। पनीर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप दही यूज़ कर सकती हैं, छाछ यूज़ कर सकती हैं। इस तरह के प्रोडक्ट जो दूध से बनते हैं, जिसमें कि कैल्शियम होता है, जिसमें कि प्रोटीन होता है, उस तरह की चीज़ें आपको अपने खाने में लेना चाहिए। नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो तो इस टाइम पर आप जो है 2 से 3 कटोरी दाल अपने खाने में, एक टाइम के खाने में कम से कम 2 से 3 कटोरी दाल जो है वो ज़रूर शामिल करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो अगर आपके बॉडी में प्रोटीन रहेगा तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगे और अपने बच्चे को जो है एक हेल्दी न्यूट्रिशन से भरा हुआ मिल्क दे पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम पर जो है दाल बहुत ज़्यादा यूज़ करो अपने खाने में। और नंबर 5 क्या है कि आप अपने खाने में जो है ना वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल यूज़ कीजिए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल अगर आप यूज़ करोगी तो आपके बच्चे के लिए जो है आप एक अच्छा दूध प्रोड्यूस कर पाओगी। नंबर 6 आप अपने खाने में फ्रूट्स को भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। आपको पूरे दिन में एटलीस्ट एक फ्रूट पूरा खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट जो होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और दूध में जो है वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने बच्चे को अगर आप फ्रूट खाओगे तो एक अच्छा दूध दे पाओगे। और दोस्तों आप एक और चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि जो आप फ्रूट ले रहे हो ना उसमें आप ध्यान रखिए कि उसमें विटामिन सी हो, क्योंकि विटामिन सी जो होता है उसके अंदर आयरन होता है और आयरन जो है हमारे ब्लड की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है, और जो ब्लड है उसी से
से जो है हमारा दूध बनता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर जो आपका खून है वो भी बहुत अच्छा हो। तो इस टाइम पर आपको विटामिन सी वाले जो हैं वो फ्रूट्स ज़रूर लेना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि विटामिन सी के फ्रूट कौन से हैं? तो बहुत सिंपल है, आप गूगल कर सकते हो, या फिर एकदम सिंपल बताऊँ तो आप संतरे ले सकते हो, या फिर आंवला, कीवी, इस तरह के फ्रूट्स जो है आप अपने खाने में यूज़ कीजिए, तो बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं कि जब बच्चे को हम फीड करा रहे हैं और हम एक न्यू मदर हैं, तो हमें क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, टोटल अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है कि जब आप अपने बच्चे को फीड करा रही हो और आप एक नई मदर हो, तो आपको इस टाइम पर अल्कोहल और सिगरेट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो डॉक्टर आपको उसी टाइम पर स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि आपको अल्कोहल या स्मोक नहीं करना है। इनफैक्ट डॉक्टर तो आपको ऐसा भी बोलेंगे, और ये बिल्कुल सच है, कि आपको इस तरह की जगहों पर रुकना भी नहीं चाहिए जहाँ की स्मोक हो रहा है, जहाँ की ड्रिंक हो रहा है, क्योंकि इस जगह का जो एयर होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है, जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को टोटल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप यूज़ कर रही हैं तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। नंबर 2 की जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो है कि हम लेडी के अंदर एक बहुत ही जेन्युइन सी आदत होती है कि हम लोग है ना खुद में डॉक्टर बनने लगते हैं। यानी कि जो है अगर हमें कुछ भी सर्दी बुखार जैसा हो गया तो हम क्या करते हैं ना, खुद के मन से मेडिकल में गए और कोई भी दवाई ली और खा लिया और ठीक हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। स्पेशली जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो ना, तो इस टाइम पर बिल्कुल भी आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। स्पेशली दवाइयों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। आपको है ना इस टाइम पर अगर आपको हल्का बुखार भी आता है या सर्दी होती है तो आप होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो ट्राई कीजिए, क्योंकि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हल्का फुल्का बुखार नहीं है, हल्की फुल्की सर्दी खांसी नहीं हुई है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपने मन से कभी भी कोई भी दवाई मत लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने मन से कोई दवाई लेती हैं तो वो जो दवाई आप यूज़ करोगे अपने लिए, भले वो सिर्फ बुखार की दवाई है एग्जाम्पल के लिए, आपका दवाई जो है जब आप यूज़ करोगे ना तो वो दवाई क्या होगा, आपके ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाएगा, और उसी ब्लड से तो दूध बनता है। तो बच्चे को तो बुखार हुआ नहीं है, तो वो दूध जिसमें कि दवाई मिली हुई है वो उस बच्चे को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ये आप सोच रहे हो तो आपको डर लग रहा होगा, है ना। तो आपको ना इस टाइम पर अपने लिए कोई भी दवाई अपने मन से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करते हैं वो दवाई आपको यूज़ करना चाहिए। अगर इस टाइम पर आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है आपसे पूछते हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपसे पूछते हैं कि क्या बच्चा आपका दूध पी रहा है, यानी कि आप बीमार हो इस टाइम पर भी आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला रहे हो, या आपका बच्चा का जो एज है यानी वो किस एज ग्रुप में बिलोंग करता है, उसी हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर आपसे क्यों पूछते हैं? वो इसीलिए पूछते हैं कि ताकि आपको कोई हैवी पावर का जो मेडिसिन वो ना लिखे, यानी कि कोई हैवी पावर का मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करे, जिससे कि बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जब डॉक्टर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप तो एक माँ हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि इस टाइम पर आप अपने मन से कोई भी दवाई ना लें। नंबर 3 हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं खाना चाहिए जिस टाइम पर हम हमारे बच्चे को दूध पिला रहे हैं जिससे कि हमें गैस होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जब वो चना या राजमा जैसी चीज़ें खाते हैं तो उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइम पर अगर आप इस तरह की चीज़ें खाओगे जिससे कि आपको गैस होता है, तो आपके दूध के थ्रू आपके बच्चे को भी गैस हो सकता है, जिससे कि बच्चे की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको इस टाइम पर जो है इस तरह की चीज़ें टोटल अवॉइड कर देना चाहिए जिससे कि आपको गैस होता है। और इनकेस आपको गैस हो गया तो आप एक होम रेडमी है जो आप ट्राई कर सकते हो। वो रेमेडी क्या है, ये जो रेमेडी है मेरी सासू मम्मा की है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और मैं अभी भी वो चीज़ें फॉलो करती हूँ। मुझे गैस नहीं होता है बट फिर भी मैं ये चीज़ें ट्राई करती हूँ, इनफैक्ट रोज़ यूज़ करती हूँ। ये है अजवाइन का पाउडर। ये कैसे बनाते हैं अगर आप ये जानना चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों ये तो वो बातें थी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो।
पर दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर अगर आप हेल्दी रहना चाहती हैं और आप अपने बच्चे को एक बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन का जो मिल्क है आपका वो आप देना चाहती हैं, तो आपका खाना पीना जो है वो बहुत ही हेल्दी हो, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप जितने बार खाना खाते हो, जितना हेल्दी खाना खाते हो, उससे आपका जो दूध है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपका बच्चा जो है वो काफ़ी स्वस्थ रहेगा, काफ़ी हेल्दी रहेगा, साथ साथ आप भी जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेंगी। तो एक मैं आपके साथ एक अपना डाइट चार्ट अभी जो कि मैंने फॉलो किया था मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी उसे फॉलो करना चाहती हैं और हेल्दी रहना चाहती हैं, हेल्दी मैंने कहा है, मोटापा नहीं बोला है मैंने, हेल्दी मतलब फिट रहना चाहते हो, बीमार नहीं पड़ना चाहते हो, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आप भी फटाफट से अपना पेन और पेपर लेकर आ जाइए, ताकि जो डाइट चार्ट मैं आपको बोलूँ उसे फटाफट से नोट डाउन कर लो और आप भी उसे कल से फॉलो कर पाओ और हेल्दी रह पाओ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप जो है सुबह 7 बजे उठती हैं और रात को जो है वो 10 बजे सो जाते हैं, यानी 7 to 10 का टाइम टेबल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर मुझे ये पता है कि जब बच्चा आ जाता है तो जो ये 7 to 10 का टाइम टेबल होता है इसे फॉलो करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, क्योंकि आपका किसी भी टाइम टेबल में रहना बिल्कुल इजी जॉब नहीं है। बट फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि ये जो चार्ट है, अगर आप इससे जब तक आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तब तक फॉलो करेंगी ना, तो आप बहुत हेल्दी रहेंगी, साथ ही आपका बच्चा भी जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम सुबह 7 बजे उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अब आप इस टाइम टेबल को जब आप उठती हो और जब आप सोती हो उसके हिसाब से जो है मैनेज कर लीजिएगा, यानी कि 7 to 10 का जो टाइम टेबल है आप अपने टाइम टेबल में इसे एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अब बात करते हैं हम हमारे डाइट चार्ट के बारे में। तो मान लीजिए कि आप जो है सुबह 7 बजे उठती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठती हैं ना, तो आपको 2 ग्लास जो है गर्म पानी ठंडा किया हुआ, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है वो पीना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक माँ को ही नहीं बल्कि जो भी हेल्दी रहना चाहता है ना, उसे हमेशा जो है बिना ब्रश किए हुए 2 ग्लास पानी पीना चाहिए, जो इससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हम हर किसी को फॉलो करना चाहिए। तो आपको तो इस टाइम पर बिल्कुल जो है फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ आप अपना ही नहीं अपने बच्चे का भी ध्यान रखते हो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। तो 7 बजे पानी पीने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको चाय पीने का मन होगा, तो आप इस टाइम पे हो सके तो चाय को अवॉइड कर दीजिए और 1 गिलास गर्मा गर्म दूध पीजिए। गर्मा गर्म मतलब एकदम ऐसा गर्म मत पी लीजिए जिससे कि आपका मुंह जल जाए। नॉर्मल टेम्परेचर का जो गर्म दूध होता है वो वाला आप दूध पीजिए, और साथ में जो भी आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उसके साथ में आप आधा कटोरी ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। तो मॉर्निंग में आपको 7 बजे पानी पीने के बाद आप 1 गिलास दूध और ड्राई फ्रूट ले लीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी पूरा दिन स्टार्ट करने के लिए। जो आपका बेस है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इस टाइम पर आपको हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अगर 2 घंटा नहीं हो रहा है, 2 से 3 घंटे भी हो जाने तो कोई बात नहीं, बट आपको कोशिश यही करना है कि 3 घंटे के पार ना हो, 2 से 3 घंटे के बीच में आपको कुछ ना कुछ हेल्दी खाना चाहिए। तो सुबह 7 बजे आप दूध और ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद अब ठीक 2 घंटे के बाद, यानी कि 7 बजे अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो 9 बजे आपको जो है एक हेल्दी नाश्ता लेना है। तो 9 बजे आपको एक हेल्दी नाश्ते में क्या लेना है, आप एक हेल्दी नाश्ते में आप चाहो तो 2 इडली ले सकती हो। अगर आपको इडली नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इस जगह पर 2 कटोरी जो है पोहा ले सकते हो, 2 कटोरी उपमा ले सकते हो। और आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आप मार्केट से ना बाय करो, घर में बना हुआ हो, फ्रेश हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हो। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप जो ब्राउन ब्रेड का सैंडविच होता है ना, आपको वाइट ब्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्राउन ब्रेड जो होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। तो आपको इस टाइम पर ब्राउन ब्रेड ही लेना चाहिए। तो ब्राउन ब्रेड का आप सैंडविच ले सकते हो। सैंडविच में जो आप वेजिटेबल यूज़ कर रहे हो वो एटलीस्ट 2 कटोरी जितना आप वेजिटेबल यूज़ करो, ताकि जो सैंडविच है वो काफ़ी हेल्दी हो जाए। तो आप इस तरह के सैंडविच ले सकते हो। अगर आपको सैंडविच भी नहीं लेना है तो आप बेसन का चीला ले सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पूरा फ्रूट ले सकते हो। अगर आपको पूरा फ्रूट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फ्रूट का जो है वो सैलेड बना करके भी ले सकते हो। तो आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं अपने नाश्ते में ज़रूर रखना चाहिए। ये काफ़ी हेल्दी होता है, इससे आप काफ़ी हेल्दी रहोगे। अब 2 घंटे बाद यानी कि 11 बजे लंच से पहले आप क्या ले सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपने नाश्ते में एक हैवी नाश्ता लिया हुआ है 9 बजे, तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है,
पर इस टाइम पर आपके बच्चे के हेल्थ का सवाल है तो आपको ज़रूर कुछ खाना चाहिए। तो आप इस टाइम पर जो है कोई भी फ्रूट लेकर के खा सकती हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा हैवी नहीं खाना है और आपको अब थोड़ी देर के बाद जो है लंच लेना है, तो आप है ना इस टाइम पर एक फ्रूट लेकर के खा सकते हैं, या आप एक ग्लास जो घर का बना हुआ जूस है, फ्रेश जूस है, पैकेज जूस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो घर में फ्रेश जूस है ना, वो आप एक ग्लास पी सकते हो। यानी कि बिफोर लंच आपको ये करना है। अब 2 घंटे के बाद यानी कि 1 बजे आपका एक हेल्दी लंच का टाइम होता है। बहुत ज़रूरी है कि लंच जो है आप बहुत ही हेल्दी करो। तो आप इस लंच में क्या कर सकते हो, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पर जो है 3 गेहूं की रोटी खानी है। अगर आप रोटी नहीं पसंद कर रही हैं तो आप गेहूं के आटे से बनी हुई जो है आलू का पराठा या गोभी का पराठा भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको जो है इस टाइम पर 3 गेहूं की रोटी के बराबर आलू का पराठा या गोभी का पराठा लेकर के खाना है। 2 कटोरी आपको सब्जी खानी है और आपको 2 कटोरी जो है मूंग का जो दाल होता है वो खाना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं खा रही हैं तो इस टाइम पर जो है आपको 1 रोटी जो है वो खाना है और 2 बाउल जितना राइस लेना है, 2 बाउल जितना दाल लेना है, 2 बाउल जितना ग्रीन वेजिटेबल लेना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल जो सब्जी है उसे 1 बाउल करके 1 बाउल जो है आप सैलेड भी कर सकते हो। और आप अगर ये नहीं ले रहे हो तो आपको जो है 2 बाउल मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है वो आपको लेना है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सिर्फ राइस जो है वो दाल के साथ खा सकते हो, लेकिन आपको ग्रीन वेजिटेबल की क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि सैलेड की जो क्वांटिटी है वो आप थोड़ा सा बढ़ा दो। प्लस आपको दही बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। आपको दूध का जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है वो लो। तो आपको इस टाइम पर जो आपका हेल्दी लंच है उसमें आप जो है 2 कटोरी जितना दही भी आप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको 2 कटोरी दही भी लेना चाहिए। अब दोपहर के बाद 3 बजे जो है एक मम्मा जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो इस टाइम पर क्या ले सकती है। वैसे तो मम्मा का मन करेगा कि वो चाय पी ले, पर फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आप चाय नहीं पियोगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके जगह पे आप 1 गिलास जो है दूध लेकर के पी लीजिए। तो दूध के साथ में अगर आप चाहें तो गोंद के लड्डू ले सकती हैं, क्योंकि जो गोंद का लड्डू होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है आपके बच्चे के हेल्थ के लिए। तो इस टाइम पर आपको अगर आपके घर में नानी दादी या आपसे बड़े जनरेशन के लोग रहते होंगे तो उन्होंने ज़रूर सजेस्ट किया होगा, इनफैक्ट आपको बना के भी दिया होगा, तो आपको गोंद के लड्डू लेना चाहिए। अगर नहीं आपके पेरेंट्स वगैरह आपके साथ नहीं रहते हैं और अगर आप चाहते हो कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं पक्का इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और पिंजरी जो होती है वो भी बहुत हेल्दी होती है, तो इस टाइम पर आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको इसकी रेसिपी नहीं पता है और आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं तो मैं इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा। अब 2 से ढाई घंटे के बाद यानी कि 5 साढ़े 5 बजे जो शाम का टाइम है उस टाइम पर आप क्या ले सकते हो। अगर अब आप चाहो तो चाय पी सकती हैं, कोई बात नहीं है। आपको इस टाइम पर 1 कप चाय लेना चाहिए। साथ में अगर आप चाहो तो जो अंकुरित दालें होते हैं, मतलब जो अंकुरित चीज़ें होती हैं वो आप अपने खाने में इस टाइम पर यूज़ कर सकते हो। मूंगफली यूज़ कर सकते हो, नारियल का पानी अगर आप चाहो तो इस टाइम पर आप पी सकते हो। आपको इस तरह की चीज़ें इस टाइम पर लेनी चाहिए जिसमें कि बहुत सारा विटामिन हो, बहुत सारा कैल्शियम हो, बहुत सारा मिनरल्स हो, क्योंकि आप इस टाइम पर जितना हेल्दी खाना खाओगे उतना ही हेल्दी दूध जो है आप अपने बच्चे को दे पाओगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अगर आप चाहो तो अंडे वगैरह का भी इस टाइम पर यूज़ कर सकते हो। अब आता है आपका डिनर का टाइम, यानी कि 2 घंटे के बाद 8 बजे आपको इस टाइम पर डिनर कर लेना चाहिए। तो डिनर में आप क्या कर सकते हो, आप इस टाइम पर जिस तरह की आपने दोपहर का लंच लिया था ठीक उसी तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। यानी कि आप अगर चाहो तो रोटी खा सकते हो, अगर आप चाहो तो आलू का पराठा या फिर गोभी का पराठा भी खा सकते हो। इस तरह की चीज़ें ले सकते हो, या फिर आप दाल चावल या फिर मूंग दाल की खिचड़ी भी इस टाइम पर ले सकते हो। जिस तरह से आपने दोपहर का खाना खाया था ठीक उसी तरह से आप जो है नाइट का डिनर भी ले सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है जो खाना हो वो दिन का ना हो, फ्रेश बना हुआ घर का खाना हो। तो इस तरह के खाने को आप अपने डिनर में यूज़ कर सकते हो। अब 8 बजे आप प्रॉपर डिनर कर लोगे। मुझे पता है कि 8 बजे डिनर करने के बाद आप नहीं सोने वाले हो, क्योंकि आपके पास घर का बहुत सारा काम है और बेबी भी नहीं सोए हुए हैं। तो इस टाइम पर जब आप अगर 8 बजे आप डिनर कर लेते हो तो क्या होता है ना कि आपके पेट को जो है वो आराम करने का मौका मिलता है। यानी 8 बजे तो नहीं सोने चले जाओगे, आपको कुछ ना कुछ काम रहेगा, आप अपने बेबी के साथ खेलते रहोगे, तो आपका जो बॉडी है वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो जो आपका खाना है ना वो पच जाएगा, इससे आपके पेट को बहुत आराम मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हो तो बहुत लेट पे खाना ना खाओ, नहीं तो आपके पेट में गैस बनने लगेगा। और आप अपने बच्चे को दूध पिलाओगे तो वो जो गैस है
वो बेबी को भी पहुंच जाएगा, तो बच्चे को भी जो है वो गैस बनने लगेगा। तो 8 बजे आपने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि 7 to 10 का टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो 2 घंटे के बाद 10 बजे आप जो है दूध, उसके अंदर प्रोटीन एक्स जो मदर के लिए आता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। अपने दूध के अंदर 1 गिलास दूध लीजिए और उसमें प्रोटीन एक्स जो है वो मिक्स करके पी लीजिए। इससे आपकी बॉडी में जो भी आपके खाने में आयरन, कैल्शियम जो भी थोड़ा बहुत कमी रह गया होगा वो प्रोटीन एक्स से जो है आपके बॉडी को पूरा मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने बच्चे को एक हेल्दी दूध दे पाओगे। तो आपको 10 बजे जो है 1 गिलास दूध में प्रोटीन एक्स मिक्स करके पी लेना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा टाइम टेबल था जो मैंने किया है, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, और ये मेरा डाइट चार्ट था जो कि बहुत ही सिंपल सा है जो मैंने फॉलो किया है, और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। और मैं फिर से बोलूँगी कि हेल्दी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा वेट पुट ऑन करना है। हेल्दी का मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब होता है कि जो आप हो वो बीमार नहीं हो, वो फिट हो, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा बच्चा जो है वो 1.5 साल का हो गया है, और थैंक गॉड कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था वो मैंने किया है। तो अगर आप भी हेल्दी रहना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चे को भी जो है अच्छा दूध पिला पाएँ, जिससे कि आपका बच्चा भी हेल्दी रहे और आप भी हेल्दी रहो, तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को और भी पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और आप हमारे चैनल बिंग मम्मी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।